हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग कल हम लोग ने क्या किया था। कल हम लोगों ने किया था ह्यूमन रिप्रोडक्टिव हेल्थ, मतलब ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम। और आज हम लोग करने वाले हैं ह्यूमन रिप्रोडक्टिव हेल्थ। ओके, तो आज का चैप्टर इंटरेस्टिंग भी है और उसमें काफ़ी ज़्यादा वेटेज भी है। जैसे कि कल ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम का कितना था, तो 4 से 5 क्वेश्चन का ट्रेंड था। 4 से 5 क्वेश्चन का। और इसमें भी क्या होता है, 3 से 4 क्वेश्चन आता ही है। तो मतलब कि ये जो बड़े बड़े चैप्टर हैं और छोटे छोटे, ये सबसे छोटा चैप्टर है और सबसे इजी चैप्टर है। इसमें ना इसको बोलते हैं गिफ्ट चैप्टर, चॉकलेट चॉकलेट चैप्टर इसको बोलते हैं हम लोग। चॉकलेट चैप्टर जो चॉकलेट जैसा आता है और देकर जाता है विदाउट एनी इम्प्रूवमेंट। ओके, तो आज हम बेसिकली यही देखेंगे कि यार इस चैप्टर को ना ग्रिप में लेना है कैसे भी करके। तो चलो लेते हैं ग्रिप में, क्या ही कर लेते हैं, ग्रिप में लेते हैं। तो चलो हम लोग शुरू करते हैं क्या, ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम क्या होता है। ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बाद आता है ह्यूमन रिप्रोडक्टिव हेल्थ। अब ह्यूमन रिप्रोडक्टिव हेल्थ में क्या आता है, हम लोग को अकॉर्डिंग टू WHO, अब हम लोग इस पर डिफिनीसन पे आते हैं कि ये क्या बोलना चाहता है। इसके डिफिनीसन पे आते हैं कि ये ह्यूमन रिप्रोडक्टिव हेल्थ क्या बोलता है। रिप्रोडक्टिव हेल्थ, तो रिप्रोडक्टिव हेल्थ क्या बोलता है या अकॉर्डिंग टू WHO क्या बोलता है। WHO का मतलब फुल फॉर्म क्या होता है, ह्यूमन हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। अभी तो कोरोना में तो है लोग कौन नहीं सुना होगा WHO का नाम। ओके, नहीं सुना होगा तो सुन लो, ये तो NCERT में दिया हुआ है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। ओके, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, सिंपल। ओके, तो हम लोग आज हम लोग शुरू कर रहे हैं यहाँ से। तो ये क्या, अब अकॉर्डिंग टू WHO क्या रिप्रोडक्टिव हेल्थ का डिफिनेशन क्या देता है कि हम क्या हो गए, हम फिजिकली फिट रहना चाहिए। जो जो इंसान फिजिकली फिट हो, इमोशनली फिट हो, सोशली फिट हो और बिहेवियरली भी फिट हो। जो ऐसा नहीं है कि जैसे कि हम लोग का सब कुछ सही है, देह रंग रूप, और हमारा बिहेवियर ही सही नहीं है, तो वो सोसाइटी एक्सेप्ट नहीं करेगी। और उसको हम लोग नहीं बोलेंगे कि वो ये हेल्दी ह्यूमन है, बिहेवियर भी अच्छा होना चाहिए। ये NCERT ने बहुत प्यारे प्रेम से कहा है। अब चलिए कि हम लोग ना इसके बाद जो NCERT बोलती है क्या, कि अब हम लोग द फर्स्ट फैमिली प्लानिंग, ये फर्स्ट जो फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम, ये ना फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम जो NCERT बोलती है पूरी वर्ल्ड में जो ये पूरे वर्ल्ड में थे ना, ये पूरे ग्लोब में सबसे पहले इंडिया ने ही शुरू किया था रिप्रोडक्टिव हेल्थ के बारे में सोचना, एक फैमिली प्लानिंग के बारे में सोचना। क्योंकि इंडिया में बहुत तेज़ी से क्या बढ़ रहे थे, पॉपुलेशन बढ़ रहा था। इसके कारण ना इंडिया ने सबसे पहले ये कदम उठाया था। तो ऐसे पूछते का फर्स्ट कंट्री टू थिंक अबाउट रिप्रोडक्टिव हेल्थ, तो हो जाएगा इंडिया। Okay, then I will to proceed with the next concept. What is the family planning of what family program in India? इंडिया में कब आया था ये फैमिली प्रोग्राम, तो इंडिया में फैमिली प्रोग्राम 1951 में आया था। 1951 में आया था ना। ओके, और फैमिली प्रोग्राम के अंदर क्या क्या था, तो उसमें था RCH। और इस पर ना नीट पे क्वेश्चन आया है PYQ। नेट पे क्वेश्चन आया कि RCH का फुल फॉर्म क्या होता है। ऐसे ही सच में आया है वो है। ओके, तो ये इसका फुल फॉर्म क्या होता है, रिप्रोडक्टिव चाइल्ड हेल्थ केयर। क्या होता है बाबू, रिप्रोडक्टिव हेल्थ चाइल्ड केयर। ओके, अब आ जाते हैं अब इसमें आ जाते हैं हम लोग ना कि अब इसमें आ जाते हैं हम लोग नेक्स्ट कॉन्सेप्ट क्या, अमोनोसिंथेसिस। ये क्या होता है कि जैसे ना इंडिया में बैन कर दिया गया था। इंडिया में यार क्यों बैन किया गया था अमोनोसिंथेसिस, क्योंकि ना बहुत ज़्यादा फीमेल फर्टिसाइड बहुत ज़्यादा, मतलब कि बहुत ज़्यादा फीमेल से फर्टिसाइड का केस आने लगा था इंडिया में। उसके कारण ना हम इसको अमोनोसिंथेसिस को बंद कर दिए थे। बट ये अमोनोसिंथेसिस का क्या हम खाली उन लोगों से हम क्या खाली यही पता कर सकते हैं, ये अमोनोसिंथेसिस का क्या मतलब कि क्या सोचकर डॉक्टर ने डेवलप किया था, या इसका मिसयूज ही किया गया क्या। तो ये ना अमोनोसिंथेसिस, ये ना हम लोग को जेनेटिक डिसऑर्डर के लिए क्या किया गया था, हम लोग को मतलब कि ये लाया गया था। जब अमोनियोटिक फ्लूइड का एनालिसिस करते हैं, अमोनियोटिक फ्लूइड में जैसे NCERT बोलता है क्या, कि अमोनियोटिक फ्लूइड में क्या बोलता है कि जैसे कि हम लोग क्या डाउन सिंड्रोम, टर्नर सिंड्रोम,
टर्नर सिंड्रोम, जैसे केला इन्फ्लुएंजा और बहुत सारे वेरियस जेनेटिकल डिसऑर्डर का हम लोग पता लगा सकते थे अमोसिंथेसिस से, जिसके कारण ये प्रोसेस डेवलप हुआ। बट ये अचानक से क्या हुआ कि मतलब कि इसके कारण इससे पता भी चल जाता था कि सेक्स कैरेक्टर पता चल जाता था कि ये लड़का मेल है फीमेल है, वो अंडर द प्रेगनेंसी। और फिर यहाँ पर इंडिया में क्या है कि पहले इंडिया में क्या होता था कि फीमेल को ज़्यादा रिस्पेक्ट और वैल्यू नहीं दिया जाता, जिसके कारण फीमेल फीटिसाइड के केसेस बढ़ने लगे। ओके, अब दो ठो अब आता है एम आर। व्हाट इज द एम आर और व्हाट इज द IMR? व्हाट इज द MMR और व्हाट इज द MRI? तो सब इसका फुल फॉर्म पूछेगा ना, इसका फुल फॉर्म पूछेगा तो क्या हो जाएगा? एम से मेंटल मोटिलिटी रेट और इससे क्या इंफ्रा मोटिलिटी रेट। सिंपल। ओके, अब आते हैं कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड। अब नहीं, ये ना मतलब कि नोट्स मतलब कि जो ये इंपॉर्टेंट है। अब वहाँ से जैसे कि अब पहले क्या हुआ था कि अब हम लोग को पहले इस चैप्टर को हम लोग आँख बंद करके अच्छे से डिटेल में एनालिसिस करते थे। हम लोग पहले क्या पढ़ते थे कि WHO के अकॉर्डिंग क्या होता है, WHO के अकॉर्डिंग क्या होता है। तो हम लोग रिप्रोडक्टिव हेल्थ के बारे में बताया जाता है कि रिप्रोडक्टिव हेल्थ में क्या, जो फिजिकली इमोशनली बिहेवियरली जो फिट हो उसको ही बोलेंगे कि वो रिप्रोडक्टिव हेल्थ में फिट है। उसके बाद क्या हुआ था तो इंडिया में चाइल्ड हेल्थ केयर प्रोग्राम लागू हुआ था, RCH लागू हुआ था। उसमें फैमिली प्लानिंग जो आया था इंडिया में 1951 में। और क्या हुआ था, और इसमें से क्या जो अमोनोसिंथेसिस पढ़े थे कि अमोनोसिंथेसिस क्या होता है कि मतलब कि फीमेल फेटिसाइड के कारण इंडिया में बैन कर दिया गया था। अमोनोसिंथेसिस से क्या होता है कि कि हम लोग को जेनेटिकल डिसऑर्डर के हम लोग पता लगा सकते हैं। और फिर से अब NCERT ने बोलता है कि जैसे कि हम लोग को सेक्स के बारे में हम लोग को जैसे कि सुप्रीम कोर्ट के अकॉर्डिंग टू सुप्रीम कोर्ट जब हम लोग को बोलता है क्या कि इंडिया में क्या हो कि सेक्स एजुकेशन के बारे में ना बहुत ज़्यादा बातें नहीं होती। तो सेक्स एजुकेशन के बारे में बात करने के लिए वो क्या बोलता है कि हम लोग किन किन लोगों से पूछ सकते हैं। तो सबसे पहले इन्वॉल्वमेंट होता है पेरेंट्स से, मतलब कि गुड फ्रेंड। ऐसे नहीं होता इंडिया वाले NCERT ने कहा गुड फ्रेंड से हम लोग इस बात को डिस्कस कर सकते हैं, अपने टीचर से इस बात को डिस्कस कर सकते हैं। अपने टीचर से इन सब बातों को मतलब कि बता सकते हैं या उनसे कुछ जो भी जानकारी है वो ले सकते हैं। क्योंकि सेक्स एजुकेशन अभी अकॉर्डिंग टू सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि सेक्स एजुकेशन सबको मस्ट होना चाहिए। क्योंकि कभी कभी ना मतलब कि फिर जैसे कि इनमेच्योर जो बालक होते हैं वो भी ना मतलब कि गलत कदम उठा लेते हैं। अगर उसके पास प्रॉपर सेक्स एजुकेशन हो तो वो अपने काम सही से करेंगे। और ऐसा नहीं है कि जैसे कि ये कोई गलत बातें हैं। ओके, अब आते हैं कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड। अब कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड पे आते हैं हम लोग को कितने प्रकार के कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड होते हैं। तो आज हम लोग पढ़ेंगे कितने, तो नेचुरल मेथड, बैरियर मेथड, आयोडीज मेथड, सर्जिकल मेथड, ORI मेथड, इंजेक्शन मेथड, इम्प्लांटेशन मेथड। अब इन सबको अच्छे से इन डिटेल एनालिसिस करते हैं। इन डिटेल एनालिसिस में क्या हो जाएगा करके देखते हैं ना क्या होता है। हाँ, पहले आते हैं नेचुरल मेथड। अब आते हैं हम लोग नेचुरल मेथड में क्या क्या आ जाएगा। नेचुरल मेथड में क्या क्या आएगा, तो नेचुरल मेथड में आएगा हम लोग पीरियड एनालिसिस का मतलब क्या हो जाएगा। पीरियड एनालिसिस का मतलब क्या होगा, पीरियड एनालिसिस। इसको अच्छे से समझते हैं हम लोग पीरियड एनालिसिस जैसे कि क्या होता है कि जैसे पहले के लोगों मतलब कि पहले पीरियड एनालिसिस क्या होता है कि जैसे कि हम लोग का जैसे कि मेंस्ट्रुअल साइकिल चल रहा है। मेंस्ट्रुअल साइकिल 30 दिन का होता है ना, ये तो पता है। तो उसमें से ना जैसे कि इन ओवुलेशन से जैसे कि ओवुलेशन होने वाला है। तो ओवुलेशन से क्या होता है, उसको कितने दिन के लिए बचा है, 10 से जैसे कि 10वां से लेके 14 दिन पर ओवा आता है ना वहाँ से। तो क्या किया जाता है कि 10 दिन, तो उसको ना मतलब कि प्रॉपर काउंटिंग से क्या किया जाता है 10 दिन, मतलब कि जैसे ही 10 दिन होगा तो उसको छोड़ दिया जाएगा कितने दिन तक के लिए, तो 7 दिन के लिए, मतलब कि 7 दिन तक के लिए। तो इसके बीच में क्या होगा कि मतलब कि इंटरकोर्स नहीं करेंगे लोग, जिससे क्या होगा कि फर्टिलाइजेशन की प्रक्रिया नहीं होगी। ओके,
अब आ जाते हैं विड्रॉल मेथड। विड्रॉल मेथड क्या होता है कि जैसे कि विड्रॉल मेथड, जैसे पेनिस विड्रॉ जस्ट आफ्टर एजुकुलेशन। जैसे कि ना पेनिस को हम लोग जैसे ही पहले की क्या होता था कि जैसे कि इस पे क्या होते हैं, नीतीश कुमार भी यही समझा रहे थे, बट उन्होंने ना कुछ गलत टर्म यूज कर लिया था, जिसके कारण उनको इतना ट्रोल्ड होना पड़ा। ऐसा नहीं है कि वो भी गलत नहीं बोल रहे थे, बट उनका बोलने का तरीका गलत था। ये मेथड जो एनसीईआरटी ने बोलता है कि पेनिस विद्रो जस्ट आफ्टर एजुकुलेशन, मतलब जैसे ही मतलब स्पर्म आने वाला तो पेनिस को निकाल दिया जाता है। ये बात है। तो उन्होंने अलग ही एग्जाम्पल देकर बताया था, जिसके कारण वो ट्रोल्ड हुए थे। वो सब बातें राजनीति में रहने देते आते हैं यहाँ पे। अब आते हैं लैक्टेशन मेथड। अब लैक्टेशन मेथड में क्या होता है कि इन जनरल देखते हैं ना कि जैसे कि आफ्टर द बर्थ ऑफ बेबी के बर्थ के बाद जो होता है, जो 6 मंथ जो नहीं बोलते हैं कि दूध पिलाना चाहिए मदर को बेबी का, तो उसमें क्या होता है कि हम लोग का ओवुलेशन नहीं होता तो हम लोग का पता चलेगा कि मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं होता, मेंस्ट्रुअल साइकिल एब्सेंट रहता है, तो इसमें नो रिस्क, तो इसमें हम लोग सेक्स इंटरकोर्स कर सकते हैं विदाउट एनी प्रोटेक्शन। अब आते हैं बैरियर मेथड। अब बैरियर मेथड में क्या आता है, तो कॉन्डोम आते हैं और उसके बाद डायफ्राम आते हैं। तो पहले हम लोग देख लेते हैं कि कॉन्डोम है क्या। तो ये पहले इन जनरल हम लोग इन टर्म में हम लोग बेसिकली समझते हैं क्या कि मतलब कि हम लोग यहाँ पे मतलब कि इंडिया में बहुत ज़्यादा फेमस है क्या, मेल कंडोम्स। और फीमेल कंडोम्स की मतलब कि ना के बराबर मतलब कि जानकारियाँ हैं लोगों में। तो मतलब कि अभी तो अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी की मतलब कि दोनों होते हैं ओके। तो इसमें क्या होता है कि ये थिन रबड़ के होते हैं, ये लेटेक्स शीट होते हैं, इसमें लेटेक्स शीट होता है। ये क्या हो जाता है, डिसअपेयर हो जाता है, मतलब कि सड़ गल जाता है जल्दी ही। और इस पर मतलब कि एनसीईआरटी ने लिखा है क्या, यही ओनली एक ही ये मेथड है जिससे हम लोग सेक्सुअल डिसऑर्डर से बच सकते हैं। सेक्सुअल डिसऑर्डर से जैसे कि एड्स से बच सकते हैं, और बहुत सारी बीमारी है जिससे हम लोग बच सकते हैं बस इसी मेथड से। और जैसे कि अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी जो सरकारी है, जो सबसे फेमस है वो क्या है उसमें कंपनी में, तो ये निरोध। अब डायफ्राम में क्या आता है कि जैसे कि डायफ्राम क्या करता है, तो सॉर्विक्स ये क्या आता है, सर्विकल केप होता है, जैसे कि सर्विक्स पे लग जाएगा, ऐसे केप टाइप का आता है, जो कि विजाइनल के पास सर्विक्स में लग जाएगा, ऐसे केप लाइक स्ट्रक्चर में, फॉर्म में। और ये फीमेल में ही होता है, ये फीमेल के लिए आता है, और ये क्या होता है, रीयूजेबल होता है, और ये एक बार ही यूज किया जाता है। अब आते हैं आईयूडीएस ओके। तो आईयूडीएस में क्या होता है ना कि इन जनरल हम लोग अब समझ लेते हैं कि आईयूडीएस क्या करता है क्या नहीं करता है, इसके बारे में हम लोग इन डिटेल एनालिसिस करेंगे। तो हम लोग को पहले एनसीईआरटी ने बहुत प्रीम लाइन से लिखा है क्या है कि जो आईयूडीएस जो होता है उसमें क्या होता है ना कि मोस्ट वाइडली एक्सेप्टेड है क्या इंडिया में, मतलब कि इंडिया में ये बोलता है कि अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी इंडिया में क्या बोलता है कि मोस्ट वाइडली एक्सेप्टेड किया गया है इस मेथड को, और ये आइडियल मेथड भी है। तो इसमें क्या आता है, नॉन मेडिकेटेड आता है, उसके बाद क्या आता है, कॉपर रिलेजिंग आता है, उसके बाद हार्मोनल आता है ओके। तो जैसे कि नॉन मेडिकेटेड में क्या हो जाएगा, तो नॉन मेडिकेटेड में क्या हो जाएगा, इंक्रीज द फेगोसाइट ऑफ स्पर्म। इसमें क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा फेगोसाइट, जब जैसे ही इंक्रीजमेंट होगा फेगोसाइट का, तो स्पर्म क्या हो जाएगा, किल हो जाएगा। तो इसका एग्जांपल क्या दिया गया है, तो लिपलोप्स दिया गया है इसके कारण। और ये ना अभी बताता हूँ वो। उसके बाद क्या आता है कि ये क्या आता है, कॉपर रिलीजिंग। तो उसमें क्या आता है, तो स्पर्म मोटिलिटी में ये जो कॉपर, जैसे कि ना ऐसे कॉपर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, जैसे कि ऐसे ना बंसी जैसे होते हैं, ऐसे। और इसको ना एनसीईआरटी बोलता है कि ये डॉक्टर के सलाह से नहीं लगाना चाहिए खुद से, जैसे कि इन मेडिकल मतलब कि हॉस्पिटल या कहीं मेडिकल ये नर्स और से ही लगवाना चाहिए, क्योंकि ये रिस्की होता है ओके। तो इसमें क्या क्या आ जाता है, तो कॉपर ट्यूब आ जाते हैं, कॉपर 7 आ जाता है, ऐसे मेलेथिनोल 375 हो जाता है। ये सारे एग्जाम्पल को अभी बताता हूँ क्या होता है इसमें।
और ये क्या है, हार्मोनल। हार्मोनल में क्या होता है कि ये हार्मोनल क्या करता है, तो मेक यूट्रस ऑन स्टेबल। ये क्या करता है, यूट्रस को अनस्टेबल कर देता है फॉर इम्प्लांटेशन। इम्प्लांटेशन के लिए अनस्टेबल कर देता है, जिसमें कि स्पर्म सेल भाई भी नहीं कर पाते। इसमें क्या आ जाता है, तो प्रोजेस्टेरोन आ जाता है LG20, और इसमें LG20 आ जाते हैं। और ये सब जितने भी एग्जाम्पल है कि आज तक मतलब कि पिछले 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 6 साल से हर साल एक PYQ। बताइए कि इस पर कितना स्टार लगाया जाए। हर साल एक PYQ, हर साल एक PYQ, हर साल एक PYQ, हर साल एक PYQ, पिछले 6 साल से। इसके एग्जाम्पल पे बस इतना से ही। अब आ जाते हैं ओरल पिल्स। अब ओरल पिल्स में क्या होता है कि एक प्रोजेस्टेरोन, खाली प्रोजेस्टेरोन भी हो सकते हैं, या प्रोजेस्टेरोन और एजेस्टेरोन के मतलब प्रोजेस्टेरोन और एजेस्टेरोन के दोनों मिक्सअप भी हो सकते हैं। तो उसमें उसको देख लेते हैं ना। प्रोजेस्टेरोन के मतलब कि हार्मोनल, ये हार्मोन के थ्रू ही काम करता है। जैसे कि ये टॉबलेट के फॉर्म में आते हैं, टॉबलेट के फॉर्म में आ जाते हैं इनहिबिटेड। ये ओवरी या इम्प्लांटेशन को क्या करते हैं, इनहिबिट करते हैं। ये अल्टरनेट सर्विकल मोसिस इन क्रिटिकल्स होते हैं। ये रेटेड स्पर्म इंटर के रोकते हैं। ओके, अब आ जाते हैं सहेली। सहेली क्या है, अब यहीं पे देख लेते हैं सहेली क्या है। ये सहेली इंडिया की पहली देन है। सहेली, इसको थोड़ा सा और सहेली नियर बना देते हैं। अब पढ़ते हैं इसको, सहेली क्या है ये सहेली। सहेली क्या है, 1 वीक पील मतलब कि पहली बार इंडिया में ना ऐसा, मतलब कि पूरे वर्ल्ड में ऐसा खोजा गया था कि जो 1 वीक तक इफेक्टिव रहे। तो ये क्या होता है, 1 वीक पील। ये क्या होता है, नॉन स्टेरॉइडल होता है। ये नॉन स्टेरॉइडल होता है, और इसको किसने खोजा था, तो CDRI। इस पे क्वेश्चन आ गया है, PYQ। इसके यहाँ से ये इस पे तो क्वेश्चन आता ही है, बट इस पे भी आ गया है क्वेश्चन कि ये कहाँ बना है और ये कौन सी कंपनी बनाई है, और ये कहाँ बना है, तो लखनऊ में। क्या बना है, तो लखनऊ में। ओके, आ जाते हैं इम्प्लांटेशन पे आ जाते हैं। इम्प्लांटेशन में प्रोजेस्टेरोन एजेस्टेरोन होता है, जो हम लोग अंडर द स्किन ये अंडर द स्किन लगाया जाता है। अंडर द स्किन लगाया जाता है। ओके, और जैसे कि ना, नहीं देखते नहीं है कि जैसे कि ऐसे ऐसे कुछ करके ऐसे सुई जैसा रहता है, और इसको ना हम लोग डॉक्टर ऐसे कि ये मेरा हैंड हुआ, हैंड में या कहीं भी, मतलब कि कहीं भी यहाँ मतलब कि हैंड में इंजेक्ट कर दिया जाता है, और इंजेक्ट कर दिया जाता है और इसको छोड़ दिया जाता है, और ये का ना काम करते रह जाता है। मतलब कि जितना दिन रखना हो उतना दिन, इसको फिर से निकाल दे तो फिर से ये सब शुरू हो सकता है कितने दिन बाद। ये इनिशिएटिव नहीं क्लियर किया, बट इतना ही लिखा हुआ है। अब जैसे प्रोजेस्टेरोन एजेस्टेरोन, ये क्या होता है, इस पे क्वेश्चन आया था इस बारी नीट में। तो ये क्या होता है, विथिन द 24 आवर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन के आने के बाद 24 आवर्स तक ये क्या बोलते हैं, इफेक्टिव रहता है। ओके, अब आते हैं सर्जिकल मेथड। अब सर्जिकल मेथड पे, इस पे भी बहुत सारे PYQ आए हैं, मतलब कि PYQ का घर है ये। इसमें सिंपल इतने सिंपल है क्या ही बताएं। ये एक ट्यूबेक्टोमी होता है, एक वैक्सेक्टोमी होता है। अब ट्यूबेक्टोमी में हम लोग जान ट्यूबेक्स तो ये से आ जाएगा क्या, फ्लोपियन ट्यूबेक्टोमी फ्लोपियन ट्यूब और ट्यूब से याद आ जाएगा। ट्यूब से क्या जाए, फ्लोपियन ट्यूब, और इससे आ जाएगा इसमें फ्लोपियन ट्यूब। अब इसमें क्या हो जाएगा, तो इससे ट्यूब से याद आ जाएगा। तो स्मॉल पार्ट ऑफ फ्लोपियन ट्यूब को क्या कहते हैं, रिमूव करके टाइट कर दिया जाता है। टाइट ऑफ का मतलब क्या होता है, बांध दिया जाता है इसको। जैसे कि ये नस है, इसको टाइट करके ऐसे बांध दिया गया, इसको टाइट करके ऐसे बांध दिया गया, इसको बीच में से काट के। अब वैक्सेक्टोमी में जैसे आता है वैक्स, यहाँ पे वैक्स खत्म। तो वैक्सेक्टोमी में क्या किया जाता है, स्मॉल पार्ट ऑफ भाषा डिफरेंशिया को क्या किया जाता है, काट कर उसको टाइट कर दिया जाता है। ओके 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 ओके, अब आते हैं अब हम लोग आ जाते हैं कि थोड़ा सा जो हम लोग के जो NCERT में डिजीज़ दिए गए हैं, डिजीज़ के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। जैसे कि सिफिलिस डिजीज़ है, जैसे कि जेनेटिकल हार्फिस है, जैसे कि जेनेटिकल स्वर्ड है, HIV है, हेपेटाइटिस B है, ट्राइकोसोमा है। ये सब जितने भी, ये सब क्या है, तो
सेक्सुअल मतलब कि डिजीज़ के कारण होते हैं, जैसे सेक्स से रिलेटेड डिजीज़ के कारण होते हैं। जो जो अभी ना जैसे इससे क्वेश्चन आया है 15 स्टार लगा लीजिए, 15 स्टार, 16 स्टार, 17 स्टार, जितना स्टार लगाना है लगाइए। ऐसे का पूछता है कि नॉन क्यूरेबल। नॉन क्यूरेबल का मतलब क्या होता है यार? तो नॉन क्यूरेबल का मतलब होता है कि जिसको हम लोग रोकथाम नहीं कर सकते, जिसका अभी तक इलाज ना बना हो, नॉन क्यूरेबल। तो उसमें क्या आ जाता है, ऐसे याद कर लेते हैं, ऐसे याद कर लेते हैं। सॉरी हर्षिता, तुमको नहीं बोल रहा, बस याद करने के पर्पज़ से। हर्षिता हरामी है, ऐसे याद हो जाएगा ना, हर्षिता हरामी है, हर्षिता हरामी है, इससे याद हो जाएगा। एच से क्या हो जाएगा, हेपेटाइटिस बी। और एच से क्या हो जाएगा, एच से क्या हो जाएगा, हेपेटाइटिस बी। एच से क्या हो जाएगा, हेपेटाइटिस बी। एच से क्या हो जाएगा, HIV। और एच से क्या हो जाएगा, हर्पिस। तो ये क्या होते हैं, नॉन क्यूरेबल डिसऑर्डर होते हैं। अब STI कॉजेज कैन बी। अब ये ना कौन कौन से, मतलब कौन कौन से डिजीज़ कॉज करते हैं, तो PDI डिजीज़ कॉज करते हैं ये एबॉर्शन में, मतलब कि ये एबॉर्शन के कारण, मतलब कि ये हो जाता है। तो एबॉर्शन कराने में बहुत सारी दिक्कतें आती हैं, जैसे कि स्टिल बर्थ, जैसे कि बेबी का मौत, मतलब कि बेबी मरा हुआ ही पैदा हो, स्टेरिलिटी। उसके बाद क्या होता है, इनफर्टिलिटी, कैंसर, ये सब डिजीज़ मतलब कि क्या होते हैं, कॉज करता है सब। अब आते हैं MTP। MTP का फुल फॉर्म क्या होता है, मेडिकल टर्मिनल प्रेगनेंसी। ये लीगलाइज, मतलब कि ये इवोशन इसको बोला जाता है, सिंपली बोलो तो। ये लीगलाइज किया गया था इंडिया में 1971 में। 1971 में इसको लीगलाइज किया गया था और स्ट्रिक्ट रूल लगाकर किया गया था। मैंने ना पहले क्या हुआ था कि इसको ना, मतलब कि एबॉर्शन को पहले लोग ना बहुत गलत गलत फील्ड के लिए काम करते थे, इसलिए ना इसको बैन कर दिया गया था। फिर से इसको लीगलाइज किया गया था एकदम कड़े शर्त के साथ। NCERT कहते हैं बहुत सारे कड़े शर्त के साथ इसको ना लीगलाइज किया गया है इंडिया में। जैसे कि क्यों जैसे कि और जैसे कि क्या होता है, जैसे रेप की केसेस में क्या होते हैं कि जो एबॉर्शन करा सकते हैं, किन 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 केसों में करा सकते हैं एबॉर्शन, उसको ना पहले पूरा जानकारी देना पड़ता है। जैसे कि रेप के केसेस में हम लोग क्या कराते हैं, एबॉर्शन करा सकते हैं। और क्या करा सकते हैं, जैसे कि ना, जैसे कि कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड फेल हो जाए, उसके अकॉर्डिंग हम लोग क्या करा सकते हैं, ये मतलब कि एबॉर्शन करा सकते हैं। ये एनसीईआरटी की कंडीशन है। और भले मतलब कि ये गवर्नमेंट के कंडीशन के कारण ये लीगलाइज किया गया था 1971 में। और इसको ना जैसे कि फर्स्ट ट्रांजिस्टर हो जाएगा, तो किसी डॉक्टर, एक डॉक्टर से पूछ के ही, एक डॉक्टर से अप्रूवल के बाद ही इसका हो जाएगा, क्या होगा, इसको का हम टर्मिनेट करेंगे, मतलब कि सेफ रहेगा। और 1 वीक तक ही सेफ रहेगा, मतलब कि फर्स्ट ट्रांजिस्टर तक ही सेफ रहेगा। उसके बाद डेंजरस कंडीशन में जा सकते हैं। अगर हम सेकंड ट्रांजिस्टर में चले गए, अगर गलती से भी सेकंड ट्रांजिस्टर में चले गए, तो हम लोग को दो डॉक्टर से अप्रूवल लेना पड़ेगा। ये एनसीईआरटी बोलती है। अब आते हैं हम लोग यहाँ पे, ये आते हैं आर्ट। अब हम लोग आते हैं आर्ट्स पे। अब आर्ट्स कितने होते हैं, एक इन विवो होता है, एक इन विवो होता है, एक इन विट्रो, एक इन विवो होते हैं। इन विवो और इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, इन विवो फर्टिलाइजेशन, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। और इन विट्रो, अब इन विट्रो मतलब कि आउटसाइड द बॉडी, फर्टिलाइजेशन आउटसाइड द बॉडी, आउटसाइड द बॉडी, आउटसाइड द बॉडी। और इन विवो मतलब कि इनसाइड, इन विवो मतलब कि इनसाइड द बॉडी, inside the body. Okay, I will explain बाबू। ऐसे ही बोलते हैं। अब इसको हम लोग डिटेल में एनालिसिस करते हैं। क्या कहते हैं, इसको डिटेल में एनालिसिस करते हैं अच्छे से, इन मैच्योर फॉर्म में। और यहाँ से ना क्वेश्चन आते हैं यार। देखो मैं बताता हूँ कहाँ से क्वेश्चन आते हैं। थोड़ा सा यहीं पे बीच में डिस्कशन कर लेते हैं ना, कहाँ से क्वेश्चन आते हैं। एक तो आएगा क्या, हम लोग के कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड से आएंगे। एक तो कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड से आएगा, एक तो डिजीज से क्वेश्चन आएगा, एक तो डिजीज से क्वेश्चन आएगा, और एक यहाँ से आएगा, और एक यहाँ से आएगा। 3 क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी, हर साल 3 क्वेश्चन आते हैं। और यही पैटर्न ही है आने का ना आने का। तो अच्छे से पढ़ते हैं ना। जैसे इन विट्रो फर्टिलाइजेशन आउटसाइड द बॉडी। अब आते हैं JIFT। जिफ्ट का मतलब क्या होता है, जिफ्ट का फुल फॉर्म क्या होता है कि जाइगोट इंट्राफलोपियन ट्रांसपोर्ट, जाइगोट इंट्राफलोपियन ट्रांसपोर्ट।
जाइगोट इंट्राफलोपियन ट्रांसपोर्ट, मतलब कि ट्रांसपोर्ट या ट्रांसफर। ओके, इसमें क्या होता है कि एट जाइगोट ऑफ टू एट ब्लास्टोमर, जैसे कि जाइगोट ऑफ टू एट ब्लास्टोमर जब का हो जाता है तो उसको ना हम फ्लोपियन ट्यूब में क्या करते हैं, इंजेक्ट कर देते हैं। एक टेस्ट ट्यूब बेबी, इसी को तो बोलते हैं टेस्ट ट्यूब बेबी केयर। एक ट्यूब में क्या करते हैं, ट्यूब में इसको बनाते हैं एट ब्लास्टोमर तक, और एट ब्लास्टोमर हो जाएगा तो उसको फ्लोपियन ट्यूब में हम क्या करेंगे, इंसेक्ट कर देंगे। ओके, अब आते हैं IUTs, इंट्रायूट्राइन ट्रांसफर। इंट्रायूट्राइन ट्रांसफर। अब इसमें आते हैं ना IUTs का फुल फॉर्म क्या होता है, IUT का फुल फॉर्म क्या होता है, तो इसका फुल फॉर्म होता है क्या, इंट्रा यूट्राइन ट्रांसफरेज। तो इसमें देखते हैं क्या ट्रांसफर, तो इसमें क्या देखते हैं कि जाइगोट अप टू 8 ब्लास्टोमर, तो यहाँ पे क्या था 8, मतलब कि 8 तक ही था, और ये क्या करता है मोर देन 8 ब्लास्टोमर, और इसको क्या करते हैं, उसको हम लोग क्या कहाँ इंसेक्ट कर देते हैं, तो यूट्रस में कर देते हैं उसको इंसेक्ट। उसको पहले क्या करते हैं, अप टू को क्या करते हैं टेस्टिस बेबी में केयर में बनाते हैं, मतलब कि टेस्ट ट्यूब में बनाते हैं, एक ट्यूब में बनाते हैं अप टू 8 ब्लास्टोमर तक, और अप टू 8 ब्लास्टोमर के बाद क्या करते हैं, उसको यहाँ पे इंसेक्ट कर देते हैं, सिंपल। अब आ जाते हैं नेक्स्ट। अब ICSI मतलब कि इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन। इसमें क्या होता है कि जैसे कि स्पर्म में क्या किया जाता है कि जैसे कि इनमेच्योर स्पर्म हो तो उसमें से मतलब कि इंजेक्शन के थ्रू क्या किया जाता है, साइटोप्लाज्म ऑफ ओवम में डाल दिया जाता है, ओवम में डाल दिया जाता है। ओके, अब आ जाते हैं इन विवो फर्टिलाइजेशन, मतलब कि जो बॉडी के अंदर हो, वो तो टेस्ट ट्यूब के बेबी में टेस्ट ट्यूब केयर में किया जा रहा था सब काम। अब इसको ना इसमें टेस्ट ट्यूब का कोई काम नहीं रहेगा, इसमें डायरेक्ट करेंगे। जैसे कि गिफ्ट हो गया, तो गिफ्ट क्या आ जाएगा, इन विवो में आ गया था। ये एम्स की क्वेश्चन खूब अच्छा पूछा था इसमें एम्स ने। ओके, गैमीट्स। ओके, ये इसका गिफ्ट का फुल फॉर्म क्या होता है, तो गैमीट्स इंट्राफ्लोपियन ट्रांसपोर्ट। तो इसमें क्या होता है, एक ना हम लोग एक ओवम लेते हैं, ओवम फ्रॉम डोनर, एक डोनर से हम ओवम लेते हैं और इंसेक्ट करा देते हैं एबनॉर्मल फीमेल को। अब आते हैं AI का फुल फॉर्म क्या होता है, ये नहीं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट है, ये नहीं, आर्टिफिशियल क्या हो जाएगा, इंसेमिनेशन। नहीं तो ऐसा होता है नहीं, AI का फुल फॉर्म सुनते हैं इंटरनेशनल, ये नहीं सोच लेंगे कि AI मतलब कि वो AI, नहीं 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 नहीं, ये AI ये दूसरा AI होता है। AI का मतलब कि आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन, वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट नहीं है। ओके, तो इसमें क्या किया जाता है कि स्पर्म जो स्पर्म होता है, स्पर्म फ्रॉम हस्बैंड या किसी डोनर से लेके हम लोग को नॉर्मल मदर को दे देते हैं, सिंपल। और ये हम लोग का क्या हुआ, चैप्टर क्या हुआ, समाप्त हुआ। और आज ना मैं अच्छा बबुआ बनाऊंगा। ये चश्मा पहना दो इसको, यस कान भी बना दो, केस भी लगा दो। थैंक यू। हमारा थैंक यू बोलने का स्टाइल ना सबसे डिफरेंट है यूट्यूब पे, सबसे डिफरेंट है। ओके, तो जो भी प्रॉब्लम हो, जो भी कुछ भी कभी भी कोई भी डाउट हो यार, कमेंट सेक्शन खाली पड़ा है, उसको ना कमेंट सेक्शन को क्या कर दो कि लाल कर दो, पीला कर दो, नीला कर दो। और सब्सक्राइब का बटन है ना, वो लाल नहीं अच्छा लगता है यार। सब्सक्राइब का बटन कौन कहता है कि लाल अच्छा लगता है, उसको ना उसको तोड़ दो, सब्सक्राइब बटन को, वो लाल अच्छा नहीं लग रहा। ओके, चलिए मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय। बाय लिख देता हूँ, टाटा बाय।